खबरों के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और हर एस्पेक्ट के पीछे छिपी होती हैं बारीकियां। इन बारीकियों को लेकर आता हूं मैं अजय कुमार आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में। मिस्टर एनालाइजर में जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहला विश्लेषण हम करेंगे बीएमसी यानी कि बृहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम की जांच होगी। सीएजी इस पूरे बीएमसी के कार्यकाल की जांच करेगी। 2020 से 2022 तक के बीच में कोरोना काल में जो बड़े फैसले लिए गए थे, 74 ऐसे बड़े फैसले हैं। क्या इसके साथ साथ बीएमसी के कमिश्नर और शिवसेना की अगुवाई की महाअघाड़ी सरकार पर ही जांच होगी? इस पर विस्तृत जानकारी। फिर हम बात करेंगे सीमा पर नागरिक सर्वे शुरू करने की बात हो रही है, जिसमें शुरुआत राजस्थान से हो रही है। इसके पीछे वजह क्या है? अगला विश्लेषण आपके सामने करेंगे। तालिबान राज में शिक्षा के लिए लड़कियां किस तरह से गुहार लगा रही हैं, मार खा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा की बात कर रही हैं। कैसे ईरान में एक बार फिर महिलाओं का प्रदर्शन बहुत जोर पकड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इस्लामिक देशों में महिलाओं और बच्चों पर हो रहे जुल्म की दास्तान खत्म ही नहीं होती दिखाई देती। और फिर बात करेंगे ट्विटर की। क्या एलन मस्क वाकई में ट्विटर को बंद करना चाहते हैं? मिस्टर एनालाइजर में आज से 4 दिन पहले हमने आपके सामने स्पष्टता से कहा था कि बहुत जल्द ट्विटर के बंद होने के आसार दिख सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आज की बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, द बिग स्टोरी ऑफ द डे। 2020 में देश कोरोना की मार झेल रहा था। एक ऐसा दंश था जो कि पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक था। महाराष्ट्र में विकट स्थिति थी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग महाराष्ट्र में निकल कर आ रहे थे। ऐसे वक्त में उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार और साथ ही साथ बीएमसी ने महाराष्ट्र में कोरोना को हराने में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसकी तारीफ देश के कोने कोने में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी की, यहां तक कि WHO उसने भी इसकी तारीफ की थी कि इतने बड़ी आबादी वाली मुंबई में कोरोना जो बहुत बुरे तरीके से फैल रहा था, उसे बड़े अच्छे तरीके से रोका गया। इस पूरे प्रकरण में पोस्टर बॉय के तौर पर सामने आए राजस्थान के रहने वाले उस वक्त के बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। लेकिन अब इस धूम, इस बहुत बड़े गुब्बार के बीच में अब एक नया शोर शुरू हो गया है। और शायद इस पूरी धूम के बीच में यह बात जनता भूल गई कि क्या कोरोना के रोकथाम के लिए मरीजों के लिए जो तमाम सहूलियत मुहैया कराई जा रही थी, जो दवा, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ तमाम रिकवरी सेंटर्स बनाए जा रहे थे, बहुत एक्सप्रेस डिमांड्स पर सारी चीजें की जा रही थी 2020-21 के बीच में, जिसका श्रेय पूरी तरीके से बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर था। क्या उनके काम करने की स्ट्रैटेजी जो कि बहुत तारीफ बटोर रही थी, उसके पीछे कुछ काले धब्बे भी थे? क्योंकि 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने कोरोना काल में शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी के 12,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जड़े थे। 2021 में जो आरोप लगाए गए, 2022 में सरकार जब बदली तो उसके बाद उन आरोपों पर तहकीकात शुरू हुई। इस तहकीकात में कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। कोरोना काल में काम में आई और बड़े पैमाने पर खरीदी गई रेमडेसिविर दवा, जिसको बीएमसी ने खरीदा था, उसका एक बड़ा मामला है, संजीदा मामला है, जो अभी भारत 24 आपके सामने रख रहा है। यह मामला 7 अप्रैल 2020 का है। बीएमसी ने रेमडेसिविर दवा की खरीद के लिए 2 लाख डोजेस ऑर्डर किए थे, 2 लाख शीशियां। बीएमसी ने हर डोज के लिए 1,568 रुपए कीमत के तौर पर अदा किया। ठीक उसी दिन उस वक्त की ही महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा खरीदी और यह दवा भयंदर नगर निगम ने 7 अप्रैल को ही ऑर्डर करके खरीदी थी। अब यहीं पर लोचा है। महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर की इस खरीद के लिए प्रति डोज 668 रुपए दिए थे। अब जरा सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार है, बीएमसी में शिवसेना की अगुवाई की बीएमसी चल रही है। बीएमसी 1568 रुपए देती है और महाराष्ट्र सरकार 668 रुपए में उसी दवा को खरीदती है एक ही दिन के टेंडर में।
यानी कि बीएमसी ने जिस रेमडेसिविर की दवा को खरीदा, उसे दिन महाराष्ट्र सरकार ने भी जो पैसे में खरीदा, इसमें फर्क 2.5 गुने का था, 2.5 गुना। आप जरा सोचिए, यह कैसे संभव हो सकता है? दवा एक है, मुहैया कराने वाली कंपनियां 2 हैं, खरीदने वाली 2 एजेंसी है, सरकार एक है, और खरीद की कीमत फर्क 2.5 गुना। यहीं से घोटाले की बू सामने आती दिखाई देती है, और इसीलिए अब बीएमसी में बड़े बड़े घोटालों की जांच के आदेश महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जारी कर दिए, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारदर्शिता के लिए इस पूरे मामले की जांच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी को सौंप दिया है। हाँ, जो विधानसभा में कुछ विधायक लोगों ने मांग की थी और उनकी मांग के अनुसार गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए तो कि क्या के माध्यम से चौकसी की जाए, और वो उसी के तहत जो भी होगा वो उसमें पारदर्शिता होगी। किसी के ऊपर राजकीय हेतु से प्रेरित होकर कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री शिंदे स्पष्ट तौर से जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन इस पूरे जांच की पैरोकारी बड़े पैमाने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और अब बीएमसी में 12,000 करोड़ के घोटाले की जांच सीएजी के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे ही यह बात सामने आई, बचाव की मुद्रा में शिवसेना आ गई, और शिवसेना के लिए बचाव का मोर्चा संभाला आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बीएमसी के कामों की तारीफ हर जगह देखी थी। हाईकोर्ट ने तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की। इसलिए अब जानबूझकर शिवसेना की अगुवाई की महागाड़ी सरकार को शिंदे सरकार अपमानित करना चाहती है। उन्होंने जो कहा आपके सामने हम रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप सबको पूरा मामला पता है। शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे को कैसे एक के बाद एक झटके दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीएमसी के कामों का सीएजी ऑडिट करेगी। 28 नवंबर 2019 से 28 फरवरी 2022 तक के काम की जांच की जाएगी। इस दौरान महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इस अवधि में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की जांच एक बार फिर से होगी, और कोरोना महामारी के दौरान जो धांधली का आरोप लगा है उसे पूरी तरीके से जांच करके स्पष्ट किया जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर इस जांच की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों आरोप लग रहे हैं कि 27 महीने में महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान कोरोना की महामारी के काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है? दरअसल वो दौर ऐसा था जब बीएमसी खुले पैमाने पर खर्च कर रही थी, और टैक्स पेयर का पैसा बेहिसाब बिना किसी भी रोकथाम के महाराष्ट्र की सरकार खर्च कर रही थी। जाहिर सी बात है, सीएजी की जांच इस पूरे मामले की गंभीरता को सामने रखता है। अब हम आपके सामने वो फहरिस्त रखना चाहते हैं, कौन कौन से मामले हैं जिस पर जांच होगी। कोरोना काल में दवाओं की खरीद, उसको लेकर जो करप्शन है, ये जांच का एक बिंदु है। कोविड केंद्र चलाने में घोटाले का आरोप लगा है, कोविड केंद्र पर भी जांच बैठेगी। कोविड केंद्र का ठेका फर्जी कंपनियों को दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है, इसकी जांच भी होगी। अनुबंध के समय रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि इस काम को कर सकती थीं, उन कंपनियों को यह ठेका न देकर ऐसी कंपनियों को दिया गया जो कि कोरोना रिकवरी सेंटर्स चलाने में सक्षम ही नहीं थी। दवा की खरीद के साथ साथ उसकी तमाम सर्विसेज जो थे, उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स वो इसके काबिल नहीं थे। इसके बावजूद उनको यह ठेका दिया गया। 12,000 करोड़ का यह पूरा मामला है। सीएजी की जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी, उसके साथ ही यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बीएमसी के कमिश्नर ने अपने पद का दुरुपयोग करके ये सारे फैसले लिए, क्योंकि उस समय इमरजेंसी पावर्स के तहत बीएमसी के कमिश्नर के पास यह पूरी छूट थी
कि बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जांचे गए कॉन्ट्रैक्ट्स को वो अनुमति देकर उसे पारित कर सकते थे। बीएमसी के कमिश्नर चहल साहब ने ये सारी काम किए हैं। इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच भी हो सकती है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलकर ने शिवसेना पर इस बाबत कई आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 10 विभागों को 12,013 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान 3,538 करोड़ की खरीदारी की जांच अपने आप में बहुत आवश्यक है। 4 पुल बनाए गए जिस पे 1,496 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पुल के निर्माण में कई तरह की दिक्कतें हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कोविड हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें 904 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके रखरखाव और उसके मेंटेनेंस पर। इस पूरे रखरखाव और मेंटेनेंस की और जो खर्च है इस पर जांच होनी चाहिए। बीएमसी में इस घोटाले की जांच की मांग बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार करते रहे हैं। दरअसल 17 मार्च 2020 को लॉकडाउन के बाद बीएमसी की सभी आर्थिक शक्तियां उस वक्त के बीएमसी के कमिश्नर के हाथ में दे दी गई थी इमरजेंसी पावर के तहत। इस दौरान इकबाल सिंह चहल जो कि बीएमसी के कमिश्नर थे, उन्होंने एपिडेमिक डिजिटल एक्ट 1857 के नियमों के मुताबिक सारी शक्तियां अपने हाथ में रखी थी, जो कि 2 अप्रैल 2022 तक जारी रही। आमतौर पर बीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं ये भी आपको बताते हैं। अनुबंध का आदेश, काम का सौंपा जाना, किसी भी उपकरण की खरीद, दवाओं की खरीदारी, सभी को पहले स्टैंडिंग कमेटी देखती है जिसमें सभी पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को शिवसेना उस वक्त उसकी अगुवाई कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से कई महीनों तक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो ही नहीं पाई। उसके बाद जो बैठक हुई वो डिजिटल बैठक थी और ऐसे में अंग्रेजों के जमाने के कानून के तहत बीएमसी ने अपने इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक करते हुए कमिश्नर के हाथ में सारी ताकत दी थी। अब इन्हीं सवालों की जांच सीएजी करेगी, जिसके आधार पर तय होगा कि क्या 12,013 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं या नहीं। अब जरा सोचिए, जब बीएमसी 76 मामलों की जांच की रिपोर्ट सीएजी के द्वारा सामने आएगी और वो सामने आएगा तो फिर इसमें सबसे पहले किसकी गर्दन फंसती है। बीएमसी के उस वक्त के कमिश्नर जांच के घेरे में पूरी तरीके से आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहां तक कि पूर्व कांग्रेस के नेता कर चुके हैं। कोविड काल में महाराष्ट्र की महाअघाड़ी विकास सरकार के पोस्टर बॉय यानी कि चहल साहब के लिए यह बहुत मुश्किल भरा काम होगा। बीएमसी पर तो सवाल उठेंगे ही, इसके साथ साथ शिवसेना पर सवाल उठेंगे क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का पूरी तरीके से आधिपत्य है और महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, यानी कि जांच के दायरे में चहल से लेकर उद्धव ठाकरे तक ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। अब एक छोटी टिप्पणी इकबाल सिंह चहल के बारे में, ताकि आप समझ सकें कि एक डेकोरेटिव ऑफिसर क्या इस जांच के घेरे में पड़ सकता है, क्योंकि उनकी छवि बहुत जबरदस्त है। बहुत ईमानदार और बहुत ही सक्षम अधिकारी के तौर पर उन्हें अभी तक जाना जाता रहा है और उनकी ख्याति भी ऐसी ही रही है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं इकबाल सिंह चहल, जो कि यूपीएससी में चयन के बाद महाराष्ट्र कैडर में उन्हें जगह मिली थी। श्री गंगानगर उनका गृह जनपद है और पठानकोट के सेंट जोसेफ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के अवैध घर के हिस्से को गिराया था। 8 मई 2020 तक शहरी विकास मंत्रालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर रहे थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार में बीएमसी के कमिश्नर के पद पर इन्हें आसीन किया गया था। लेकिन अब इनके खिलाफ भी जांच हो सकती है। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र, खास करके वो क्षेत्र जो कि पाकिस्तान,
बांग्लादेश, भूटान और इसके साथ साथ नेपाल से जुड़ते हैं, वहां पर अब हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय एजेंसियां अब इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हर इलाके में रहने वाले नागरिकों का सर्वे करना चाहती है और इसकी शुरुआत आप जानते हैं कहां से हो रही है? राजस्थान से। अब इसके पीछे की खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यह क्यों किया जा रहा है पहले यह समझिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंज की खबरें बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल बॉर्डर जिन राज्यों से लगता है वहां पर मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर चौकस है और वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार किस सोची समझी रणनीति के तहत भारत से दुश्मनी रखने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़े और इससे खतरा क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जमीनी सीमा, वो किन देशों से मिलती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी देशों से हमारी जमीनी सीमा मिलती है। इसलिए सर्वे की शुरुआत राजस्थान से की जा रही है, लेकिन इसके पीछे का पॉलिटिकल मैसेज थोड़ी देर में। पहले ये देख लीजिए किन किन राज्यों में सर्वे होने जा रहा है। सर्वे होगा पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरी के इलाकों में यह सर्वे किया जाएगा और इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान से की जाएगी। अब राजस्थान से इसकी शुरुआत क्यों हो रही है साहब, ये जानिए। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कई संवेदनशील घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी बहुत चौकस हो गई। इसके साथ साथ याद रखिएगा, राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों के दौरान ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की गतिविधियां बड़े पैमाने पर राजस्थान में कराई जा सकती हैं, क्योंकि राजस्थान में डेमोग्राफिक चेंज को बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। अब यह तथ्य भी आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार यह कैसे है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएफ ने बताया कि 2018 से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर हम पहले बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में 2011 के बाद से मुस्लिम आबादी में अब तक 25% का इजाफा हो चुका है, लेकिन इसी इलाके में गैर मुस्लिम आबादी की जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ 10% या उससे कम रही है। जैसलमेर के चुनिंदा गांवों में लोग अरब संस्कृति अपनाने लगे हैं, जो कि भारत के अन्य मुसलमानों से बिल्कुल भिन्न है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र की हैं और ये जो आपकी डेमोग्राफिक चेंज है ये बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए देखा जा रहा है कि अगर इन गांवों में अरब संस्कृति को अपनाने की कोशिश की जा रही है तो ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बॉर्डर एरिया की जितनी भी आबादी है और उस आबादी के अंदर मुस्लिम बहुल आबादी का बढ़ना ये चिंताजनक है और बॉर्डर के ऊपर कई संदिग्ध व्यक्ति भी इसी भूमिका के अंदर पाए जाते हैं, तो तस्करी के अंदर भी शामिल है और अन्य संदिग्ध देश तोड़ने वाली गतिविधियों में भी शामिल है। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय लेना कि बॉर्डर एरिया के अंदर सर्वे कराकर और वास्तविकता के अंदर संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि राष्ट्र की सीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बहुत बड़े खतरे का सूचकांक है। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने बीते 10 सालों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है बड़ा ही चौंकाने वाला है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स के आधार पर यह आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% के रेट से बढ़ रही है साहब, जबकि पूरे देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की
जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 32% मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? सोचने की बात है ना। यानी कि बॉर्डर के इलाके में आबादी 20% से ज्यादा बढ़ जाए और सीमावर्ती क्षेत्र में यह तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। बाहर से आने वाले मुसलमान हैं, ये मुसलमान भारतीय नहीं है, ये घुसपैठ के द्वारा हिंदुस्तान में घुसे मुसलमान हैं जिनके इरादे नेक नहीं। उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते बड़ी मुस्लिम आबादी पहुंच रही है। यह मुस्लिम आबादी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में रुक रही है बल्कि वहां से राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की बातें निकल कर आ रही है। अभी तक हमने पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर मुसलमानों की घुसपैठ के आंकड़े देखे हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी में बीते 10 सालों में 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसे बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने की लगातार जो कोशिशें हो रही हैं उसे रोकना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका निदान क्या है? इसका निदान हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति के बारे में सोचा। यह नीति असम में लागू की गई, एनआरसी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स। घुसपैठिए जिस देश में घुसपैठ करते हैं, जाहिर सी बात है यह पूरी बात राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ी होती है बल्कि यह एक डेमोग्राफिक चेन से जुड़ी होती है। ऐसे में यह धारणा लगातार भारत में भी फैलती चली आ रही है कि खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है, और यह सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चूक है साहब। ऐसे में एनआरसी जैसा कानून हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे, खास करके असदुद्दीन ओवैसी या इस तरह की मानसिकता वाले लोग। लेकिन एनआरसी हमारे देश की एक आवश्यकता है। एनआरसी में देश के सभी नागरिकों का डेटा तैयार होता है, उनके बायोमेट्रिक्स होंगे, उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगे और इसके आधार पर लोगों की पहचान और शिनाख्त होगी। तय हो पाएगा कि कौन पुश्तैनी तौर पर हिंदुस्तानी है और कौन घुसपैठिया है, क्योंकि घुसपैठिया देश के संप्रभुता को तो चुनौती देता ही है, वो एक भारतीय नागरिक का हक भी मारता है, खास करके तब जब वो गैर कानूनी हो। जनसंख्या के असंतुलन से देश कैसे टूट रहा है, इसके बारे में कई हलकों से चिंताएं सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़े ही अच्छे, सीधे और सरल शब्दों में इन बातों को सामने रखा। एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। तो आपने देखा, चिंता हर किसी को है, लेकिन उसे सही शब्दावली के साथ अगर आप प्रस्तुत करें तो देश में इस बात को लेकर आम सहमति बनाई जा सकती है कि एनआरसी जैसा कानून आज हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और सुझाव है जो दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। ऐसे में इन बॉर्डर से घुसपैठ न हो यह संभव ही नहीं है। भारत सरकार यह कदम उठा सकती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एलओसी है, वहां पर भारत सरकार ने बाड़ यानी कि फेंसिंग करने का काम शुरू किया जो अब लगभग पूरा होता जा रहा है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ हर वक्त गश्त करती है, लेकिन यहां पर भी बड़े पैमाने पर फेंसिंग की आवश्यकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में तकरीबन 530 किलोमीटर की इंटरनेशनल फेंसिंग है जो कि बिना किसी फेंसिंग के है, वहां पर अभी फेंस नहीं लगे। अगर ये फेंस लग जाएं तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फेंसिंग की बात हिंदुस्तान में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी फेंसिंग का इस्तेमाल मेक्सिको के साथ करता है, कनाडा के साथ करता है, ताकि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में कोई नहीं घुस पाए। हमें भी ऐसा ठोस और कारगर इंतजाम करना चाहिए। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपको एक
ये तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी आजकल निकले हुए हैं। अब राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें आती हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी महिलाओं के साथ। आज उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये देखिए, बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे। राहुल गांधी भी इसमें जाकर शामिल हो गए और बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने लगे। ये राहुल गांधी की तस्वीर जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तेलंगाना में हैदराबाद के पास की ये तस्वीर है। और राहुल गांधी यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, बच्चे को खिला भी रहे हैं। एक अलग छवि उनकी प्रस्तुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ही एक और तस्वीर मैंने देखी जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। उनके साथ चल रही कुछ महिलाओं को देखा, उसमें से एक महिला गर्मी की वजह से फेंट कर गई। राहुल गांधी ने सबसे पहले पानी का इंतजाम उस महिला के लिए किया और उसके बाद सुनिश्चित किया कि वो महिला बिल्कुल स्वस्थ रहे। महिला ने जिस आत्मीयता से राहुल गांधी को गले लगाया, वो भी देखते बन रहा था। ये तस्वीर अभी आप देखिए राहुल गांधी की, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर किसी से एक पब्लिक कनेक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं। उनकी यात्रा कितनी सफल होती है या नहीं होती है, क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी अपने पीपल कनेक्ट को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और उनकी तरफ से की जा रही ये कोशिशें हो सकता है कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी साबित हो। ये तस्वीर अभी आप तेलंगाना से देख रहे हैं, जहां एक बच्चे के साथ सड़क पर रोड क्रिकेट देखते हुए, जिसे हम मोहल्ला क्रिकेट कहते हैं, गली क्रिकेट कहते हैं, जैसा कि सचिन तेंदुलकर कहा करते थे, मैं गली क्रिकेट खेलकर बड़ा हुआ और मैं आज देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर बना। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के दौरान कहा था। आज कुछ ऐसा ही रोड क्रिकेट खेलते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से आते हुए लोग राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अभिनेत्री पूजा भट्ट भी आज उनके साथ मिलने के लिए पहुंची थी, उन्होंने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी की। और आखिरी स्टोरी जो आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसकी परतें आपके लिए बड़ी दिलचस्प हों। एलन मस्क, जो कि ट्विटर के नए मालिक हैं, उन्होंने अपने बोर्ड से हर किसी को बाहर निकाल दिया है। ट्विटर के बोर्ड पर सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, उसका नाम है एलन मस्क। बाकी ट्विटर में अब कोई है ही नहीं, पूरा बोर्ड खाली है। एलन मस्क मानते हैं कि अब ट्विटर को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना जरूरी है जहां से ट्विटर आम आदमी के लिए उपलब्ध हो। अब यह बात एलन मस्क को कौन समझाए कि ट्विटर आम आदमी के पास उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने ठान लिया है, ऐसा लगता है कि वो ट्विटर को बर्बाद कर रहेंगे। अब उनका नया पैतरा देखिए। एलन मस्क ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के पास ट्विटर पर उनके अकाउंट्स वेरीफाइड हैं, जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है, उन सभी व्यक्तियों को पैसे देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि ब्लू टिक का मतलब क्या है। पूरी दुनिया में ट्विटर के इस्तेमाल करने वाले लोग करोड़ों में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 18 लाख लोग ही हैं पूरी दुनिया में जिनके ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड मानते हुए, विश्वसनीय मानते हुए उन्हें ब्लू टिक दिया गया है। यानी कि ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो समाज में एक राय रखते हैं, एक ओहदा है उनका, जिनकी बातों का असर लोगों के ऊपर पड़ता है। इन सभी लोगों को ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट दिया और ये ब्लू टिक है। जैसे कि अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो मेरा ट्विटर अकाउंट भी एक ब्लू टिक के साथ है, जो बताता है कि मैं प्रामाणिक तौर पर एक पत्रकार हूं और मेरी जो राय है वो एक पत्रकार के तौर पर सामने है। लेकिन अब ट्विटर में जिन जिन व्यक्तियों के पास, यानी कि 18 लाख लोगों के पास जो ब्लू टिक है, अब ब्लू टिक यूजर्स को पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो ब्लू टिक रख सके। जरा सोचिए कितनी अजीब सी बात है ये। तो एलन मस्क ने तय किया है कि हर व्यक्ति को जिसके पास ब्लू टिक है उसे $8 प्रति माह देना पड़ेगा। यह राशि अलग अलग देशों में अलग भी हो सकती है।
ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं जिनका ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ है उन्हें 660 रुपए प्रति महीना देना पड़ेगा। यानी कि जब से यह कानून लागू हो जाएगा उसके बाद मुझे भी अगर ट्विटर पर अपना ब्लू टिक अकाउंट मेंटेन करना है तो 660 रुपए देने पड़ेंगे। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो आप समझिए कि 18 लाख गुने 660 या 18 लाख गुने $8, यह रकम सोचिए कितनी बड़ी होगी। आमतौर पर ट्विटर किसको वेरीफाई करता है? नेता, अभिनेता, जाने माने लोकप्रिय हस्ती, ओपिनियन मेकर्स, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्विटर ने अभी तक एक ब्लू टिक अकाउंट दिया है ताकि इनकी पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके और इनके द्वारा कही गई बातों को ऑथेंटिकेटेड माना जा सके। लेकिन ट्विटर को अब पूरे तरीके से ध्वस्त करते हुए ओपिनियन मेकिंग से उसे पैसा कमाने वाली एक मशीन बनाने की कोशिश करते हुए एलन मस्क ने $8 प्रति माह की फीस लगा दी। अब ये बात जाहिर सी बात है, वो पैसे ऐसे तो कमा नहीं सकते, तो उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम आपको कुछ सुविधाएं देंगे। सुविधाएं क्या है? जो भी व्यक्ति ट्विटर पर $8 प्रति माह देगा उसे 4 तरह की सुविधाएं मिलेगी। रिप्लाई और सर्च में, यानी कि रिप्लाई प्राथमिकता जवाब देने समय या सर्च में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि ऊपर बढ़ाया जाएगा। ऑडियो वीडियो क्लिप्स जो हम पोस्ट कर पाते हैं ट्विटर पर उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा। नॉर्मल यूजर्स और ब्लू टिक यूजर्स जो पैसे दे रहे होंगे उनके बीच में विज्ञापन 50% कम होगा और पेड आर्टिकल मुफ्त में वो पढ़ सकेंगे। ये सुविधा उन्हें दी जाएगी। यानी कि पेड सर्विस के साथ आपको ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और निकल कर आती है और वो ये कि जो भी कोई व्यक्ति एलन मस्क को $8 देने को तैयार हो जाए वो ट्विटर पर अपना ब्लू टिक अकाउंट वेरीफाई कर लेगा। यानी कि प्रामाणिकता का कोई मतलब ही नहीं है, आपकी विश्वसनीयता का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी विश्वसनीयता खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं बाजारीकरण, जो कि एलन मस्क बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। और इसको करने के लिए उनके पास तथ्य क्या है? वो ये कहते हैं कि ट्विटर में एक ऐसा तबका है जो ओपिनियन मेकर बनकर लोगों के प्रति अपने विचारों को थोपता है और एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इस विचारों से प्रभावित होकर अपनी बातों को मानता है। तो ट्विटर किस तरीके से बर्बाद किया जा सकता है इसका आकलन भारत 24 ने बहुत पहले आपके सामने रखा था। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला एलन मस्क ने लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने लोग ट्विटर में काम कर रहे हैं उन्हें हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ेगा, 7 days a week, और 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। जरा सोचिए, जहां पर पूरी दुनिया भर में चर्चा इस बात पर हो रही है कि हफ्ते में 4 दिन काम कीजिए लेकिन बेहतर काम कीजिए, वहां एलन मस्क ये कह रहे हैं कि आपको 7 दिन काम करना है और 12 घंटे काम करना है। तो एलन मस्क ऐसा क्यों करना चाहते हैं? एलन मस्क इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वो ट्विटर की विश्वसनीयता पहले धूमिल करना चाहते हैं, उसके बाद उसे ध्वस्त करना चाहते हैं। वो एक ऐसी स्कीम बनाकर आए हैं कि ट्विटर पे जो विश्वसनीय लोग हैं, जो अपनी राय को प्रकट करते हैं, जिनके आधार पर सरकारें हिलती हैं, ऐसे लोग अब ट्विटर पर ना आ पाए। और आइए एक और खबर आपके सामने, जिससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। राज्य सरकार पर अभी 3,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। यह कर्ज प्रदेश सरकार के कुल वार्षिक बजट, जो कि 2,79,000 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा है। यानी कि तकरीबन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज आज मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर है। और बोझ के तले शिवराज सरकार एक बार फिर कर्ज लेने को तैयार है। अभी सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। यानी कि अब जो कर्ज है उसके लिए सरकार 7.88% ब्याज दर देगी और सरकार इसको अगले 15 साल तक चुकाएगी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा
और 41,000 रुपए प्रति नागरिक पर जो कर्ज का बोझ है वो सामने आ रहा है। 2017 तक ये कर्ज 21,000 रुपए तक का था प्रति नागरिक, और अगर हम देखें तो इतिहास के पन्ने पलटते हुए 2003-4 में मध्य प्रदेश के नागरिकों पर सिर्फ 3,300 रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कर्ज लिया जा रहा है वो प्रतिवर्ष ब्याज भी देना पड़ता है। इसके बावजूद सरकार कर्ज लेती चली जा रही है और अभी स्थिति यह है कि सिर्फ ब्याज चुकाने में मध्य प्रदेश सरकार को अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। 2021-22 में सरकार ने 20,000 करोड़ का ब्याज चुकाया। 2022-23 में मध्य प्रदेश की सरकार 22,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर चुका रही है। 2017 से लेकर 2022 के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर चुकाए थे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 साल का आंकड़ा देखिए तो 42,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार चुका चुकी है। यानी 5 साल के मुकाबले आधे से ज्यादा रकम तो शिवराज सिंह की सरकार अभी ही चुका चुकी है। अब आइए हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा था मुंबई से संबंधित, क्या बीएमसी को राजनीतिक लॉन्च पैड बनाना चाह रही है शिंदे सरकार? इस पर हमारे दर्शकों की राय क्या है? 90% हमारे दर्शक मानते हैं कि बीएमसी को राजनीतिक लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। 10% हमारे दर्शक मानते हैं कि ऐसा नहीं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे सवाल का जवाब आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत24।